ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो नेशनल एफर्ट्स हैं, ये कौन से ऐसे नेशनल तरीके हैं जिनसे हम इन बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, या कौन से हमारी गवर्नमेंट ने इस तरीके से, जैसे पहले हमने नेशनल पार्क्स वगैरह तो वो देखे, वो तो लीगल मेथड्स हैं। लेकिन उसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं कि हम ये जो फ्रेगमेंटेशन है इसको हम ओवरकम कर पाएँ। ठीक है, तो देखो नेशनल एफर्ट्स हम देखते हैं, तो सबसे पहला एक बड़ा अच्छा सा इसका सोल्यूशन था कि आप क्या करो, जब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है, उसके साथ आपको इन्वायरमेंट भी जो है वो बचाना है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि किस एक्सटेंट तक आप अपने इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज करो कि यहाँ साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो पाए। तो ये हमेशा डिबेट चलती रहती है, कोर्ट हमेशा इसको रिव्यू करता रहता है कि भाई कितने एक्सटेंट तक होना चाहिए। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो था आजकल रिसेंटली देखा गया था कि भाई एक इको ब्रिज बना दो। अब इको ब्रिज क्या होता है, आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा एक जो कंट्रोवर्सी मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क था उसके अंदर रोड बनने से वो कंट्रोवर्सी हो रही थी। फिर उसी नेशनल पार्क में जो कंट्रोवर्सी हो रही थी वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेके भी हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो एक इसका है कि भई वहाँ से इको ब्रिज बना दो। तो इको ब्रिज क्या होता है? इको ब्रिज ऐसा एरिया होता है कि भई देखो, कुछ इसमें कुछ बहुत अच्छा, कुछ मतलब कुछ एकदम आउट ऑफ द वे नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। देखो, ये आपका क्या है, ये आपका है नेशनल पार्क। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रोड भी बनानी है, आपको इन जानवरों को क्रॉस भी कराना है। अब जानवर बेचारे रोड से क्रॉस करेंगे तो ये वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ना इंसानों के लिए अच्छा होगा क्योंकि ट्रैफिक रुकेगा, और ना जानवर के लिए अच्छा होगा क्योंकि वो ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रहते हैं। तो यहाँ पे आता है कॉरिडोर वाला कॉन्सेप्ट कि आप क्या करो, इसमें कॉरिडोर बना दो। ये जो आपने नेशनल पार्क्स बनाए हैं इनको जोड़ दो। ठीक है, और इनको जोड़ो किससे, एक इको ब्रिज बना के जोड़ दो। अब इको ब्रिज और इको डक्ट सेम होता है। ठीक है, सो इट एम्स टू इन्हांस द वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी। अब क्या होगा कि जब ये हाथी क्या होते हैं, ये ओवरऑल माइग्रेट करते रहते हैं। शेर क्या होते हैं, ये जब शेर होते हैं इनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, तो इनके जो बेबीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, जब ये शेर जब ये बड़ा हो जाता है तो ये जो बड़ा शेर होता है इसको भगा देता है अपने पास से। ठीक है, अब ये जाके ढूंढेगा अपना वाला हैबिटेट नीश, अपना रिप्रोडक्टिव नीश, ये सब जाके ढूंढेगा। तो इसको क्या होता है, बहुत जगह चाहिए होती है एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि एक एरिया में एक ही शेर जो है वो रह पाता है। सेम यहाँ पे एलिफेंट का भी होता है, ये भी घूमते रहते हैं। तो अब जब ये घूमते घूमते जाएंगे तो एटलीस्ट ये इस नेशनल पार्क से इस नेशनल पार्क में जा सकते हैं, इस कॉरिडोर के जरिए। ठीक है, now these bridges are overlaid with the planting from the areas to give it a contiguous look for the landscape। इसमें क्या करो, इसमें कैनोपी लगा दो, थोड़े से पेड़ पौधे, ताकि क्या हो कि भाई अब जानवर को जो थोड़ा सा ऐसा ट्रांजिशन मिल जाए, कि ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने सीमेंट और मोटर का जो है रोड बना दिया, उसमें थोड़े से पेड़ वगैरह लगा दो। ठीक है, सो कैनोपी ब्रिजेस आपने उसमें लगा दिए, कंक्रीट अंडरपास आपने बनाया। ठीक है, उसके ऊपर आपने थोड़े से जो है थोड़ी सी गीली मिट्टी डाल के और उसके ऊपर जो भी पेड़ वगैरह आपको लगाने हैं वो लगा दिए। ठीक है, और आपने उसमें टनल्स बना दिए, आप टनल्स भी बना सकते हो। ठीक है, सो देखो अब ये सब क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो अब ये जब एनिमल्स रोड आप बीच में से निकालोगे तो ये एनिमल्स आएंगे यहाँ पे, जो रोड्स पे ये जो एनिमल्स अगर आ गए इन केस गलती से, तो इनके मरने का भी खतरा होता है। अब मान लो कि कोई एंडेंजर्ड या कोई वल्नरेबल स्पीशी हो गई, तो उस केस में और फिर भाई आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि इनको आप कैसे जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट दे पाओ। अब देखो एक ऐसा जो ब्रिज है, या आप मैं बोलूँगी कि ऐसे इको ब्रिज नहीं, मतलब एक तरीके का पास जो है वो बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि किस तरीके का होता है। तो देखो यहाँ पे डीडी न्यूज़ में 2020 में ये जो इसकी बात हो रही है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर में पेंच टाइगर रिजर्व जो है इसके अंदर एक बनाई गई थी। ठीक है, बनाने की ऐसी बात चल रही थी, लेकिन 2020 में एक पूरा जो ब्रिज है वो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट करा गया है पैरेलली। ठीक है, तो अगर हम उसको देखेंगे कि देखो ये मध्य प्रदेश वाले ब्रिज का ही है, यहाँ पे NH44 पे क्या किया है, इस एरिया में इन्होंने क्या किया, सेम पैरेलल आप देख रहे हो ना, ये हाईवे जो है
ये हाईवे पूरी कंस्ट्रक्ट कर दी है। नीचे नीचे क्या है, नीचे नीचे इनका पूरा जंगल चल रहा है, ऊपर से इन्होंने क्या निकाल दिया, ये रोड निकाल दिया। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे ये जो पूरा टाइगर रिजर्व जो ये रोड से क्या होता, फ्रैगमेंट हो जाता है इसका पूरा हैबिटेट। इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर से एक रोड निकाल दी और नीचे नीचे क्या रहने दिया, नीचे नीचे जो है ये आराम से अपने एनिमल्स जो है वो घूमते रहेंगे। तो ये असली में ऐसा करा गया है, ठीक है, 2020 में ये कंप्लीट किया गया था। ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। 16 किलोमीटर का हाईवे जो है ये यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व में निकाला गया था। ये ऐसा पहला ऐसा कुछ जो टाइगर कॉरिडोर है ये इस टाइप का बनाया गया था। ठीक है, तो कॉरिडोर्स हम कई बार सुनते हैं न्यूज में, तो वो ये होते हैं। ठीक है, ओके। सो एक तो अब हमने देख लिया कि इको ब्रिजेस क्या होते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, जो भी सबसे ज़्यादा खतरा किसके होता है, इन्वेजिव स्पीशीज से खतरा होता है कि भाई इन्वेजिव स्पीशी वहाँ पे आ गई और उसने जो नेटिव स्पीशी है उसको आके ख़त्म कर दिया। तो आप एक क्वारंटीन सेंटर बनाओ। क्वारंटीन सेंटर मतलब कि आइसोलेशन सेंटर बनाओ जिसमें ये इन्वेजिव स्पीशीज को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। Now the countries have animal, plants and health quarantine facility center at trans-border entries. जब क्या होता है कि मानो कि फिशेज आ रही हैं किसी और जोन से आ रही है, जो यहाँ के फिशरमैन है उसको पकड़ के ला रहे हैं, तो आप ऐसे एरियाज में क्वारंटीन सेंटर्स बनाओ कि अगर कोई ये स्पीशी जो है वो बाहर से आ रही है तो उसको आप चेक कर पाओ। ठीक है, तो जैसे कि आप क्या होता है कस्टम्स में चेक करते हो ना कि क्या क्या सामान लेके आए हो, उसी तरीके से आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा चेक पॉइंट जो है वो लगा सकते हो कि स्पीशीज आप देखो कि कौन सी स्पीशीज को ये बाहर से ऐसे स्पीशीज। अब खैर इसे चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो और यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज जो है वो इतनी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए काम भी नहीं करेंगे, लेकिन इट इज़ जस्ट अ सजेशन। अगर आपको आंसर में लिखना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ठीक है क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहिए। अब इंडिया के पास यहाँ पे 108 प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स हैं जो कि मेजर एयरपोर्ट्स पे हैं, सी पोर्ट्स पे हैं और रेलवे स्टेशन पे हैं। ठीक है, द क्वारंटीन सेंटर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके अंडर कंट्रोल है ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, which works in coordination with the Directorate of Plant Protection Quarantine Storage। तो एक अलग से यहाँ पे एक डायरेक्टरेट है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है जो आपका CBIT है। ओके, फिर import of the agricultural products is governed by the Destructive Insects and Pest Act 1914। तो एक अलग से आपका जो है वो एक एक्ट जो है उसको देखता है कि भाई आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपके अपने इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल तो नहीं है, उसमें कुछ पेस्ट तो नहीं है। जैसे कि हम लकड़ी की बात कर रहे थे, लकड़ी को आप क्या करते हो, लकड़ी को हर जगह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हो। कई बार उस लकड़ी में अगर कोई कीड़ा लगा होगा तो वो क्या होगा, उसके थ्रू इन्वेजिव स्पीशी आ सकती है। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर उस गेहूं में कुछ पेस्ट हुआ तो उससे रिलेटेड भी एक एक्ट है। ठीक है, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ द इन्वेजिव स्पीशीज। अब देखो पर्टिकुलरली आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो इस चीज को देखती है और उसी ने ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है उसी के अंडर फंक्शन करता होगा ये। ठीक है, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रिपेयर द लिस्ट हुज इम्पोर्ट इज अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड और बैंड। ठीक है, तो ये पूरा जो है लिस्ट एक तैयार करेगी। ये लिस्ट जो है इस पूरे आप जो है ये सेंटर्स हैं, क्वारंटीन सेंटर्स हैं, इसमें दी जाएगी कि क्या भाई ये इस लिस्ट से जो है मैच तो नहीं कर रहा जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब स्पेशली जो इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, नाउ देर इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ वीड्स। वीड्स की इसमें एक लिस्ट होती है। वीड्स क्या होते हैं ना, जंगली आपके प्लांट्स होते हैं। ठीक है, विच शुड नॉट एंटर द कंट्री विद एनी इम्पोर्ट, किसी भी इम्पोर्ट के द्वारा ये जो वीड्स हैं ये एंटर नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इसकी भी लिस्ट कौन तैयार करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तैयार करेगी। नाउ व्हेन एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अराइव्स, customs official check if it has a phytosanitary certificate और देखो ये phytosanitary certificate याद आ रहा है हमने कहाँ पे पढ़े थे, याद आ रहा है WTO में पढ़े थे फाइटोसैनिटरी मेजर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे। तो देखो अब जब कस्टम्स में आपका जब आता है कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आप देखो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं रिगार्डिंग दिस फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट।
तो उनको अगर कुछ एक्सपोर्ट करना होता है तो आपको याद होगा कि एक मैंगो का एग्जाम्पल था, अल्फोंसो मैंगो, हम उनको बेचते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई आपका जो मैंगो है वो बहुत ही गंदी क्वालिटी का है, और उन्होंने इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया। किस बेसिस पे बैन लगाया था? इन फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट के बेसिस पे उन्होंने बैन लगाया था। ठीक है, तो फाइटो सैनिटरी मेजरमेंट्स जो हैं वो किसके अंडर प्रोवाइड करे जाते हैं? WTO के अंडर प्रोवाइड करे जाते हैं कि आप कोई चीज़ जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हो अगर उसकी क्वालिटी ऐसा। अब देखो ऐसा नहीं होता ना कि WTO ने क्या किया, टैरिफ्स को कम कर दिए, खत्म कर दिए, मतलब कम कर दिए स्पेशली, कि ठीक है तो आपस में आप ट्रेड कर पाओ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कोई बेकार क्वालिटी का सामान जो है वो बेचेगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे अंडर द WTO ऑब्लिगेशन, ऐसा नहीं होता है ना। तो नॉन टैरिफ बैरियर, जो टैरिफ बैरियर नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर है, उसके अंडर आप फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करते हो बाय दिस कस्टम्स। जो कस्टम ऑफिशियल होते हैं वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसका मिसयूज भी होता है। मिसयूज इसका इस तरीके से होता है कि जापान हमारे प्रोडक्ट्स पे कई बारी ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो है टैरिफ बैरियर्स लगाता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है। चाइना भी अपने इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इंडिया स्पेशली जो इंडिया से इम्पोर्ट्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं उनको वो दिखाते हैं कि भाई आपके आपके जो प्रोडक्ट्स हैं हमने चेक में डाल दिए, कस्टम्स में वो प्रोडक्ट्स जो है हमेशा अटके रहते हैं और वो उनको जो है एंट्री मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो ये अलग इश्यूज हैं जो WTO से रिलेटेड है। नाउ दिस सर्टिफिकेट शोइंग दैट द प्रोडक्ट इज विदाउट एनी पेस्ट, ये सर्टिफिकेट क्या बताता है कि इसमें कोई भी कीड़ा नहीं है, कोई भी पेस्ट नहीं है, कोई भी वीड इसमें नहीं लाई करता है। इसे इशू कौन करता है? दिस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये अगर इंडिया सामान बेच रहा है यूरोपियन यूनियन को तो इंडिया इसको इशू करेगा। अगर चाइना जो है वो हमें सामान बेच रहा है तो चाइना अपना फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है हमें दिखाएगा कि हमारे पास ऐसा कुछ भी जो गड़बड़ सामान है वो कुछ नहीं है। ठीक है, now if the product is certified it is cleared by DPP QS। तो आपका जो डायरेक्टरेट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन है, क्वारंटीन स्टोरेज है, ठीक है, वो इसको चेक इसको क्लियर कर देगा। ठीक है, अब चाइना में तो क्लियर ही नहीं होता, वो तो अलग बात है, वो तो हमारा इम्पोर्ट इसी तरीके से रोकते हैं। ठीक है, अब लेकिन यूजुअली ये होता है कि आपका DPP QS जो है वो ये सब चीज़ें देखता है। Now, if the product has not been given a phytosanitary certificate, DPPQS fumigates the product with the methyl bromide in case क्या होता है कि उसके अंदर कुछ पेस्ट पाया गया, उसका क्वालिटी अच्छी नहीं है और आपको लग रहा है कोई इन्वेजिव स्पीशी इसमें आ रही है, कोई पेस्ट आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको ख़त्म कर दोगे, उसको जला दोगे। किससे? बाय मिथाइल ब्रोमाइड गैस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई वो उसका जो एक चांस था वो जो आ सकता था हमारी कंट्री में उसको आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो कौन सी गैस आप यूज़ करते हो? मिथाइल ब्रोमाइड यूज़ करते हो उसको ख़त्म करने के लिए। अब देखो, अब ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं ये सेंटर्स। क्या इश्यूज होते हैं इनके साथ? 108 सेंटर्स तो हमारे पास हैं, लेकिन इश्यूज क्या हैं इनसे? सो ओनली हाफ ऑफ द इंडियाज प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स आर फंक्शनल। आधे से ज़्यादा फंक्शनल होते ही नहीं हैं ये। ठीक है, the rest are shut down as the import export is negligible or because of the staff shortage। जो स्टाफ की कमी है वो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई स्टाफ की कमी को कैसे आप पूरी करो। हर जगह इंडिया में क्या है, स्टाफ की कमी है। जो भी छोटा मोटा स्टाफ होता है वो ओवरबर्डनड होता है, तो यहाँ पे भी स्टाफ की कमी है। Now the custom officials often release the cargo without referring to the DPPQS। अब देखो कार्गो जो कस्टम्स ऑफिशियल होते हैं इनको इनको यहाँ पे लगता है कि भाई कौन इतना ज़्यादा DPPQS में भेजे, और फिर वो जाके चेक करेंगे और फिर एक सर्टिफिकेट जो है इसको वैलिडेट करेंगे, तो इतना लंबा कौन जाए। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कस्टम ऑफिशियल्स, इसको सीधे स्किप कर देते हैं कि भाई मत ही भेजो, इसको डायरेक्ट क्लियरेंस दे दो। Now, Nepal, for instance, stopped the entry of the agricultural products from India without the phytosanitary certificate after outbreak of the acute encephalitis syndrome in Bihar a year ago। ठीक है, तो देखो इनफैक्ट जो आप नेपाल का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इंडिया ने क्या किया था कि ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है ये नहीं इशू कर रहे थे, और यहाँ से क्या होता था, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है ये किससे होता था? लीची से होता था। ठीक है, दिमागी बुखार मेरे ख्याल से जिसको बोलते हैं, बिहार में आपने देखा था ना, बिहार में हो रहा था एक जगह पे, M से उसका नाम था, लीची खाने से बच्चों को जो है मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर, ठीक है, वहाँ मुजफ्फरपुर फेमस फॉर लीची, लीची। हाँ वेरी गुड। लीची जो है वहाँ पे पाई जाती है, तो बच्चे वहाँ पे जो लीची खा रहे थे तो वो इन्फेक्टेड हो रही थी, लीची इन्फेक्टेड लीची थी, और वो लोग बीमार हो रहे थे। तो ये आपका एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो था, अब वो लीची आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो नेपाल में, और बिना फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट के एक्सपोर्ट करते हो, तो अब नेपाल में भी ये बीमारी फैल गई। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने भी बैन कर दिया कि भाई पहले या तो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करो, या फिर भाई हमें एक्सपोर्ट मत करो अपनी लीची। ओके, नाउ अब करप्शन, हर जगह इंडिया में प्रॉब्लम है करप्शन की। ऑब्वियसली अगर आपको क्या करना है, अगर चाइना को अपना सामान बेचना है इंडिया को, मान लो कि इसमें ये कॉन्टामिनेटेड सामान हुआ, चाइना को कैसे तैसे करके यहाँ पे इंडिया में बेचना है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा चलो डीपीपी क्यूएस क्लियर करता है, इनको थोड़ा सा पैसा देते हैं और ये लोग कर देंगे क्लियर। ठीक है, तो अब आराम से यहाँ पे एक स्कोप बन जाता है, जब भी यहाँ पे रेगुलेशन का स्कोप बनता है तो वहाँ पे करप्शन का भी स्कोप बन जाता है। ठीक है, तो आराम से ये लोग क्या करेंगे, पैसा खाएंगे और उसको प्रोडक्ट को पास कर देंगे। ठीक है, एथिकली तो ये बहुत ही खराब है। आप कुछ यहाँ पे पेस्ट वेस्ट अलाउ कर रहे हो अपनी कंट्री में, बिल्कुल अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स में। द सिक्योरिटी एट द इंडियाज क्वारंटीन स्टेशन इज ऑल्सो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट, एंड आइटम डिसअपियर इन ट्रांजिट। जो आइटम्स हैं वो तो बीच में ही डिसअपियर कर जाते हैं। अब ये भी नहीं पता कि भाई जो आइटम्स आपको कंटामिनेटेड मिल रहे हैं, क्या इसको सच में मिथाइल ब्रोमाइड से जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस की कमी है यहाँ पे इन क्वारंटीन सेंटर्स पे, वो आप कभी आंसर में उसको आर्ग्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब देखो वेस्टर्न घाट्स में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आप किस तरीके से बचाते हो। सो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स प्ले एन irreplaceable role in mediating the monsoon over the country, and the forest harbor a rich biodiversity. ह्यूमन इंक्रोचमेंट यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, जो हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है, प्लांटेशन वहाँ पे आता जा रहा है, कॉफ़ी के प्लांट्स हम वहाँ पे लगाते जा रहे हैं, कई सारे रबड़ के, कॉफ़ी के, माइनिंग एक्सटेंसिवली वहाँ पे होती जा रही है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स के जो पेड़ हैं और जो ये जंगल हैं, कंटिन्यूसली ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें पता है कि कितने एरिया में है और कहाँ से रन करते हैं, कन्याकुमारी से गुजरात तक, ये 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स आपका जो है वो जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, गुजरात। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में क्या खासियत है, वेस्टर्न घाट में बहुत सारी, ये पहली बात तो एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट हम देखेंगे कि क्या होता है, हॉटस्पॉट तभी जो कैटेगराइज होता है जब उसके अंदर हाई एंडीमिज्म होता है। एंडीमिज्म मतलब एंडीमिक स्पीशीज जो है वो हाई नंबर में प्रेजेंट हो। ठीक है, अ, ठीक है, अभी आपको हॉटस्पॉट बताती हूँ। तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ईस्टर्न घाट में क्या प्रॉब्लम, ईस्टर्न घाट कहाँ से होती है, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, और कुछ आपका कर्नाटका और तेलंगाना वाले में भी एरियाज जाते हैं। ये एरियाज क्या है, वेस्टर्न घाट्स की तरह ये क्या है, जो ईस्टर्न घाट्स वाले एरियाज हैं डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बीच बीच में क्या होता है, जो आपकी गोदावरी नदी है, महानदी नदी है, ये अपने डेल्टास जो है बीच में ही काटते हुए नहीं जाती है, तो थोड़े डिसकंटिन्यूअस हैं ईस्टर्न घाट्स में। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि भाई पोचिंग वगैरह और ये सब जो है पेड़ वेड़ लोग एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। सेम प्लांटेशन की प्रॉब्लम है, कॉफ़ी टी ये सब जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और यहीं पे आपको सीशलम हिल्स जो हैं उसके अंदर आपको सैंडल के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, तो अब सैंडल का पेड़ मिलेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ से तो लोग उसको इलीगली ट्रेड करना चालू कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से साउथ में वो जो आपका रोजवुड के पेड़ थे वो काटे जा रहे थे। ठीक है, तो उनको भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ऐसे अगर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल पेड़ आपको वहाँ पे मिलते हैं तो इन्वायरमेंट तो खैर फिर लोग कमर्शियली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, अच्छा अब देखो इसको, इन सबको बचाने के लिए, वेस्टर्न घाट्स को बचाने के लिए 2 कमिटीज़ बनाई गई थी। ठीक है, तो कई बारी कमिटीज़ पूछते हैं, गडगिल कमेटी बहुत फेमस है। सबसे पहले माधव गडगिल कमेटी बनी 2010 में, जब ये इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा तब इन्होंने कमेटी बनाई। 2010 में ये बिठाई गई थी और 2011 में अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करती है। ये लोग असेस करते हैं वेस्टर्न घाट की कंडीशन की कि क्या आपको जो चेंजेस हैं वो लाने चाहिए। ठीक है, तो गडगिल कमेटी, एक याद रखना, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। तो इन्होंने काफ़ी सारे रेडिकल चेंजेस जो हैं वो यहाँ लाने की बात करी,
और recommendations if implemented would severely affect the mining mafia, sand mafia and land encroachers. It was criticized the committee failed to find a balance between the development and conservation. ठीक है, अब देखो इन्होंने ऐसे सजेशंस दिए थे जिसकी वजह से ये जो माफिया है, माइनिंग माफिया, सैंड माफिया, लैंड एनक्रोचर्स, मूवी देखी है वो पुष्पा, किसी ने देखी है? नो मैम। अच्छा, उसके अंदर देखना कि कैसे पूरा नेक्सस पूरा क्रिएट करा जाता है अगर आपको वहाँ से कोई भी एक्सट्रैक्ट करना है। देखो वहाँ का जो भी फॉरेस्ट सर्विसेज से, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड बंदा होगा वो भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो पूरा एक नेक्सस क्रिएट करा जाता है टूवर्ड्स, मतलब विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, और फिर ये नीचे लेवल पे ये ट्रेड करा जाता है। तो देखो आप कितनी भी कमिटी बना लोगे, कितनी भी माफियाज जो हैं, ये माफियाज जो हैं इनके बड़े सारे हाई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो इनको एक्चुअली एलिमिनेट करना थोड़ा सा पॉलिटिकल विल चाहिए होती है कि भाई ऊपर से जब प्रेशर आएगा तभी ये सब एलिमिनेट होंगे। इस माधव गिडगिल कमेटी की एक आलोचना ये की गई थी, इसका क्रिटिसिज्म ये था कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में इन्होंने फाइन बैलेंस नहीं रखा था। ठीक है, जो कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ये निकालती रहती है कि भाई फाइन बैलेंस क्या है बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन। ओके, अब रिकमेंडेशन इनके क्या थे? इन्होंने सबसे पहला रिकमेंडेशन दिया था कि 64% ऑफ द एरिया को आप क्या करो, इको सेंसिटिव एरियाज में ले आओ। ठीक है, तो अब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया सबको पता है वो कौन से होते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर का जो और पास का एरिया होता है विच ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, उसको आप क्या कर सकते हो, स्टेट जो है उसको कैटेगराइज कर सकता है इको सेंसिटिव जोन में, और वहाँ पे अलग से रेगुलेशंस जो है वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए ला सकता है। गडगिल कमेटी कह रही है कि 64% ऑफ एरिया जो है इसको इको सेंसिटिव जोन ही डिक्लेयर कर दो। ठीक है, नाउ within this area the smaller regions were to be identified as ecological sensitive zones। कैटेगरीज होती हैं इको सेंसिटिव जोन्स में 1 2 3। ठीक है, जिस हिसाब से आपको उसमें प्रोटेक्शन देनी है उस हिसाब से आप उसकी उसकी कैटेगराइजेशन करोगे। अब 75% इन्होंने बोला कि इको जो EAZ 1 एंड 2 है उसके अंडर आप इसको डाल दो। ठीक है, अंडर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेचुरल पार्क्स। फिर इन्होंने बोला कि जो आपका इको सेंसिटिव जोन 1 होगा उसके अंदर बैन करो, कोई भी न्यू डैम्स जो है वो ना बनाए जाए। ठीक है, और नो न्यू पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द थर्मल पावर प्लांट शुड बी अलाउड इन इको सेंसिटिव जोन 1 एंड 2। देखो सजेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे ये कंजर्वेशन और डेवलपमेंट वाला जो डिबेट है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि आप डैम नहीं बनाओ? अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है तो हो सकता है डैम आपको बनाने पड़े। ठीक है, दूसरा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, अब भाई बिजली तो सबको चाहिए, जब तक कोयला है तब तक आपको, अभी तो हम प्रीडोमिनेंटली कोयले पे डिपेंडेंट है, तो थर्मल पावर प्लांट्स उस स्टेट के लोगों को कैसे मिलेंगे? ठीक है, अगर आप यहाँ पे 74% ही एरिया इसके अंदर ले आओगे तो 25% एरिया में आप क्या करोगे फिर? तो ये जो है काफ़ी रेडिकल चेंजेस इन्होंने सजेस्ट किए। The existing red and orange categories industry should be asked to switch to the zero pollution। इन्होंने बोला कि 2016 तक क्या करो, जो बहुत ही पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो इनको बोला गया कि आप क्या करो, इनको स्विच कर दो। ठीक है, इनको स्विच करो कि 2016 तक टाइम इनको दिया दिया गया है कि आप इनको क्या करो, ट्रांजिशन फेज में इनको रखो। ठीक है, ओके। सो ये जो रेड और ऑरेंज इंडस्ट्रीज हैं इनकी भी कैटेगराइजेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका जो पोल्यूशन स्केल है इंडस्ट्रीज में डिवाइड करा जाता है कि ठीक है इतना पोल्यूशन हुआ तो वो रेड इंडस्ट्रीज हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एमिट कर रही हैं, तो उससे कम पोल्यूशन लेवल हुआ तो वो ऑरेंज कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो इनको बोला कि भाई 2016 तक आप अपना इको मतलब ये जीरो पोल्यूशन पे आ जाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। सो इट आस्क बॉटम टू टॉप अप्रोच, जिसमें ग्राम सभा का रोल इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। इन्होंने बोला कि टॉप से बॉटम की जगह आप ग्राम सभा से शुरू करो, ग्राम सभा को यहाँ पे जिम्मेदार बताओ कि भाई ठीक है आप अपने एरिया में क्या करो, थोड़ी सी देखभाल करो, कम्युनिटी रिजर्व टाइप का, कम्युनिटी रिजर्व वाला आइडिया जो है इन्होंने बोला कि भाई ठीक है यहाँ से करो। ठीक है, एक कमिटी यहाँ पे प्रपोज करी गई, मतलब यहाँ पे एक अथॉरिटी प्रपोज करी गई, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल अथॉरिटी, जिसको आप एक स्टैट्यूटरी पावर दो। स्टैट्यूटरी पावर दो मतलब इसको आप एक
पार्लियामेंट से कानून पास करवा के कुछ पावर्स देके यहाँ पे एक अलग से कमिटी, एक अथॉरिटी बनाओ। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनटीसीए बनाया, वैसे ही वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाओ। ठीक है, तो देखो अब ये तो इतने रेडिकल इनके सजेशंस थे कि भाई गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल नहीं लगा कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस गडगिल कमेटी के बाद आती है कस्तूरी रंगन कमेटी। वो कहते हैं कि भाई इसको रिव्यू करो। तो इसको ही रिव्यू करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप जिसको बोलते हैं। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर जो है ये फिर से स्टडी करते हैं गडगिल कमेटी को। तो क्या करते हैं ये इसको थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे कि भाई इतना उसकी ज़रूरत नहीं है, जो पॉसिबल है उसको देखो। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि 37% एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स का 75% की जगह इन्होंने रिड्यूस कर दिया, कितना 37 पे ये आ गए कि इसको आप इको सेंसिटिव जोन में लाओ। ठीक है, तो 64 और 75% की जगह यहाँ पे डायरेक्टली आधा घाटा कर दिया है, 37 पे आ गए हैं। बैन करो, यहाँ पे माइनिंग पे बैन करो, क्वरिंग पे बैन करो, सैंड माइनिंग पे बैन करो, नो न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब ये देखो, जब सबसे मेन मुद्दा था कि भाई ये कितना ज़्यादा एरिया आप इको सेंसिटिव जोन में लेके आओगे, जब उसका एरिया कम कर दिया तो आप आराम से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास 70% से ऊपर एरिया है जहाँ पे आप अलग दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़े एरिया में आप कम से कम इफेक्टिवली बैन कर सकते हो। ठीक है, सो न्यू पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज उनको यहाँ पे बैन करने के लिए बोला गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ये जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर वॉज टू बी अलाउड, ये इतने एरिया तक क्या था कि इसको अलाउ किया गया, मतलब इसको बैन कर दिया गया कि इतने एरिया में आपके जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, पता चले आप वहाँ पे क्या करने लगो, कोई प्रॉपर बिल्डर आ गया, बिल्डर प्रॉपर एक हैबिट मतलब एक पूरा सोसाइटी को जनरेट करने लगा वहाँ पे। ठीक है, तो इतने एरिया में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आप टाउनशिप्स को प्रोहिबिट करो कि यहाँ पे आके लोग ना रहें, क्योंकि जब बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ के लिए पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, वहाँ से सीवेज भी जनरेट होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फॉरेस्ट डाइवर्जन कुड बी अलाउड विथ एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स। तो फॉरेस्ट डाइवर्जन इन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स जो हैं वो होने चाहिए। अब देखो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर सरकार जो है वो इनैक्ट करती है। 2018 में एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंडर, अब देखो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपकी इसमें जो 57,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेस्टर्न घाट्स था, ये आपका किस में आ जाता है, इको सेंसिटिव जोन में आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है देखो, ये जब जब भी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी रेगुलेशन आता है, इवन कोई ड्राफ्ट भी होगा, तो उसके अंदर बहुत चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए। ठीक है, इवन इफ इट इज़ अ ड्राफ्ट, अगर वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चाहे वो ई वेस्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ई वेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, इस ड्राफ्ट के अंदर क्या किया गया था कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैन करी गई। फिर कंस्ट्रक्शन जो थर्मल पावर प्लांट्स का था उनको बैन करा गया, और जो लार्ज स्केल पे आपके माइनिंग, क्वरिंग और सैंड माइनिंग जो हो रहे हैं उन सबको बैन कर दिया गया इस एरिया में। Now, however, hydropower project, orange category industries and other activities will be allowed. Angry at repeated delays in finalizing the eco-sensitive zones of the Western Ghats, the NGT has set a March 2020 deadline for Ministry of Environment and Forest. ठीक है, तो देखो ये डेडलाइन कभी, ये 2018 की नोटिफिकेशन आई थी, अभी मैंने इसका रीसेंट अपडेट देखा नहीं है कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया है, वो आप लोग भी चेक करके मुझे भी बताना। ठीक है, तो 2020 की एनजीटी ने इसकी डेडलाइन दी थी कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना, इसको फटाफट इसको इको सेंसिटिव जोन को इम्प्लीमेंट करो। सो उसको अब इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, वो लोग आप लोग चेक करना। ठीक है, करंट अफेयर्स में होगा कि 2020 ज़्यादा पीछे का नहीं है। ओके, अब देखो, इन्वायरमेंटलिस्ट बड़े फेमस थे जिनको अभी रिसेंट अवार्ड मिला था। ठीक है, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने टेहरी डैम मूवमेंट और चिपको मूवमेंट को ये जो है लीड किया था। 2021 में कोविड की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, सो ही वॉज इन न्यूज़। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। ओके,
सो फ्रीडम स्ट्रगल भी इन्होंने काफ़ी टाइम पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, और इन्होंने स्कूल्स वगैरह खोले थे अनटचेबल्स के लिए, ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी जुड़े हुए थे। फिर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई हिमालयन प्रोजेक्ट, जो हिमालयन फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर 1970s में टेहरी डैम जब बन रहा था, तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उसका ये विरोध कर रहे थे, और ये प्रॉपरली गांधीयन प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते थे, सत्याग्रह करते थे, नॉन वायलेंस करते थे, सेल्फ रिलायंस ये में बिलीव करते थे। देखो गांधी जो है वो बड़े अंडर स्कोर्ड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। गांधी जी से बड़ा कोई इन्वायरमेंटलिस्ट होगा नहीं, ठीक है। जो हिपोक्रेसी होती है कि भाई अ, आप जो करते हो, जो कहते हो वो करते हो कि नहीं करते हो, तो सबसे ज़्यादा सिंपल लाइफ तो गांधी जी ही जीते थे, ठीक है। उनकी हिज लाइफ वाज मैसेज। तो वो तो सबसे बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे जो कि बहुत ही अंडरस्कोर थे। सो ये मानते थे कि इकोलॉजी जो है वो आपकी परमानेंट इकोनॉमी है, ठीक है। सो चिपको मूवमेंट क्या था हमारा? चिपको मूवमेंट जो था ये पेड़ को जाके हक करते थे, ठीक है। सो ये इस तरीके के मूवमेंट्स हमारे जो है इंडिया में हुए थे। सबसे पहला जो चिपको मूवमेंट देखा गया था वो अमृता देवी ने लीड किया था, और चक्रा बिश्नोई करके, जो बिश्नोई जो ट्राइब रहती थी, अ, उन्होंने खजरी पेड़ जो है, ये पेड़ आपको खिजरी पेड़ होते हैं, ठीक है। खजरी पेड़ को बचाने के लिए ये चिपको मूवमेंट जो है वो आया था एग्जिस्टेंस में, ठीक है। इनको काटा जा रहा था, तो जो लोग थे बिश्नोई उससे रिलेटेड, ये लोग आके इसको हक करने लगे कि ठीक है, हम इसको काटेंगे नहीं। तो चिपको मूवमेंट ये 1730 में, ये सबसे पहली बार एक ऐसा इवेंट कुछ देखा गया था, ठीक है। सो ये अब आपका जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो पहला चिपको मूवमेंट होता है आपका 1973 में। उससे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हो रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है इंडिया में। इससे पहले 1730 में ये मूवमेंट देखा गया था। अब ये 1973 वाला जो मूवमेंट था अपर अलकनंदा वैली में देखा गया था, गढ़वाल रीजन में, जिसके अंदर व्हेन द गवर्नमेंट हैड अलॉटेड लैंड इनसाइड द फॉरेस्ट टेरिटरी टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को एक जंगल के बीच में जो लैंड था उसको दे दिया गया था। तो ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चरर को लैंड दे दोगे तो वो क्या करेगा, उधर के पेड़ काटेगा, और वो क्या करेगा, उसको मतलब अपने इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए वो भी उसको पेड़ को काटेगा, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे थे, उसको जाके हक कर रहे थे ताकि उसको काट नहीं पाए। सो इसी चिपको मूवमेंट में जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5000 किलोमीटर अपने फुट पे ट्रैवल किया, गांव से गांव, ताकि इस मूवमेंट को सपोर्ट मिले। तो आप समझ सकते हो कि गांधी प्रिंसिपल पे कितना ज़्यादा डांडी मार, जिस तरीके से गांधी जी जो कर रहे थे, उनका मकसद क्या था, नीचे जो गांव में जो लोग हैं उनको अवेयर करना था कि भाई ऐसा कुछ आपके देश में हो रहा है। तो उसी पैटर्न पे 5000 किलोमीटर ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये गैदर करने के लिए सपोर्ट, ये पैदल चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा ये पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हो जाता है ये मूवमेंट। काफ़ी सारी विमेन जो हैं वो यहाँ पे आके जुड़ जाती हैं। और फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी के ऊपर उस टाइम प्रेशर पड़ता है, और उन्होंने क्या करते हैं, 15 साल तक के लिए इस चिपको मूवमेंट का रिजल्ट ये होता है कि बैन लगा दिया जाता है 1980 में, 15 साल तक के लिए, ठीक है। सो एक लेडी होती है गौरा देवी, जो a women named Gaura Devi came to notice that local loggers were cutting trees in Rainy Village. सो ये भी आपके जो है विमेन लेड मूवमेंट जो है वो भी आपका ये पूरा विमेन लेड मूवमेंट था, मतलब, ठीक है। सो इन्होंने बोला था कि ये आपके क्या है, वन देवता है, और लेडीज उसको कहती थी कि ये मेरा मायका है, ठीक है। तो मतलब मैं अपने मायके को क्या करूँगी, प्रोटेक्ट करूँगी। तो इस तरीके से वहाँ पे पूरा उस आइडिया को उन लोगों ने फैलाया। So this was also known as the women's movement. Now, by 1980s, the movement had spread throughout India and led to the formulation of the people-sensitive forest policies. देखो अभी तक 1980s में आपकी कोई ऐसा कानून नहीं आया है। 1980s के बाद आप देखना कि देखो 1972 में बस आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है।
लेकिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, तो फॉरेस्ट एक्ट आपका आएगा बाद में। तो वो किससे आ रहा है, ये आपका बॉटम टू अप अप्रोच है, जहाँ लोग डिमांड कर रहे हैं कि हाँ हमें जो है इंक्लूड करो, पीपल सेंसिटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज लेके आओ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा है, उनकी वाइफ, और ये जो थे अभी अभी इनकी डेथ हुई है। ठीक है, सो इनको याद रखना अगर किसी एग्जाम में पूछता है तो। एपिको मूवमेंट क्या था, ये भी आपका कन्नड़ में, ये हगिंग इसको बोलते हैं, और ये भी एक तरीके का चिपको मूवमेंट था जो कि कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, टेहरी डैम क्या था, यहाँ पे भागीरथी पे जब ये टेहरी डैम कंस्ट्रक्ट करा गया था, ये सबसे टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। तो ये देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे टेहरी डैम जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो ये प्रॉब्लम क्या थी, ये सीज्मिक जोन में बनाया जा रहा था। ठीक है, अब सीज्मिक जोन के जोन में बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे कभी भी भूकंप आ सकता है, और अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा, यहाँ से ये डैम से पूरा ये क्रैश कर जाएगा, और डैम से क्या होगा, पानी निकल के बाहर आ जाएगा और आसपास के एरिया में फ्लड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस डैम के लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था कि भाई ये टेहरी डैम जो है ये सीज्मिक, हिमालय के सीज्मिक गैप में ये लाया करता है, और मेजर यहाँ पे फॉल्ट जोन है। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा, अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए ये सब प्रोटेस्ट जो हैं वो यहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये रिसेंटली इनके आर्टिकल्स थे, और ये माइथोलॉजी से भी रिलेटेड था कि देखो, पांडव से रिलेटेड था ये, खजरी के जो पेड़ थे, कि इन लोगों ने क्या किया था, ये इन्होंने अपने जो हथियार थे वो इस पेड़ के नीचे छुपा छुपा दिए थे। तो महाभारत से भी इनकी कहानी है रिलेटेड। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, ठीक है, चलो अब हमें देखना है, वैसे सीबीडी देखना है। सीबीडी हम कल देखते हैं। कल से हम इंटरनेशनल एफर्ट स्टार्ट करेंगे, जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं और जितने भी आपके, ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस तरीके से एवोल्यूशन आपका हो रहा है।